हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग नियो क्लासिकल थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी की बात करेंगे। नियो मतलब नव, क्लासिकल मतलब प्रतिष्ठित सिद्धांत, मुद्रा की मांग का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत। इससे पहले हम लोगों ने क्लासिकल थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी या मुद्रा के मांग का प्रतिष्ठित सिद्धांत का अध्ययन किया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि इस सिद्धांत को हम लोग क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी या मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इरविंग फिशर को जाता है, जिन्होंने 1911 में अपनी किताब परचेजिंग पावर ऑफ मनी में क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी की अच्छे से व्याख्या की हुई थी। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जो मुद्रा की मांग है, डिमांड फॉर मनी है, यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है, यानी विनिमय के माध्यम के रूप में हम लोग मुद्रा की मांग करते हैं या लेन देन उद्देश्य के लिए करते हैं। यह थ्योरी सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की पूर्ति पर बहुत ज्यादा बल देती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कहें कि यह मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत ज्यादा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग नियो क्लासिकल थ्योरी की बात करें या नव प्रतिष्ठित सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत का नाम है कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की मांग का नगद शेष का सिद्धांत। कैश मतलब नगद, बैलेंस मतलब शेष, मुद्रा की नगद शेष का सिद्धांत, यानी मुद्रा की मांग हम लोग नगद शेष के लिए करते हैं। अपने पास नगद रूप में मुद्रा रखने के लिए हम लोग मुद्रा की मांग करते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने का या इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों को जाता है, जिनमें से मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और किन्स प्रमुख हैं। इसे हम लोग कैश बैलेंस दृष्टिकोण या नगद शेष दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी जो है स्टोर ऑफ वैल्यू या कैश बैलेंस के लिए की जाती है, यानी मुद्रा की जो मांग है वह मूल्य के संचय के लिए की जाती है या फिर कैश बैलेंस के लिए नगद शेष के लिए किया जाता है। हम मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने पास मुद्रा को नगद रूप में रखना चाहते हैं। यही क्या है, मुद्रा के जो दूसरा कार्य होता है मूल्य का संचय, 4 कार्यों में से एक कार्य होता है मूल्य का संचय, उस पर ज्यादा फोकस करता है। और यह जो वास्तव में थियरी है वह डिमांड फॉर मनी की थियरी है, यानी ये डिमांड फॉर मनी पर ज्यादा फोकस करता है। तो अगर अब हम लोग बात करें, ये जो कैश बैलेंस अप्रोच है या नगद शेष दृष्टिकोण है, यह हमें दो बातों के बीच संबंध बतलाता है। एक तो हमारा हो जाएगा कीमत स्तर और दूसरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी। यानी ये जो नगद शेष है हमारा, ये जो नगद शेष है यह हमारा कीमत स्तर और वैल्यू ऑफ मनी के साथ संबंध को बतलाता है। यहाँ पे जो थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है, इसका मतलब क्या है, डिमांड फॉर कैश बैलेंस, यानी जो मुद्रा की मांग हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, नगद शेष के लिए कर रहे हैं, यानी अपने पास मुद्रा को नकद रूप में रखने के लिए हम मुद्रा की मांग कर रहे हैं। जब हम मुद्रा के नगद शेष की वृद्धि करेंगे, यानी नगद शेष की मात्रा में वृद्धि करेंगे, कैश बैलेंस की मात्रा बढ़ाएंगे, तो इसका कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। कीमत स्तर पे क्या प्रभाव, कीमत स्तर से इसका धनात्मक संबंध होता है, कीमत स्तर से इसका ऋणात्मक संबंध होता है और मुद्रा के मूल्य से इसका धनात्मक संबंध होता है। अर्थात जब हम लोग ये नगद शेष में वृद्धि कर रहे हैं तो मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और वहीं कीमत स्तर में कमी हो जाएगी। इस प्रकार इस कैश बैलेंस का अप्रोच में नगद शेष जब बढ़ेगा तो यह कीमत स्तर के साथ ऋणात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और वैल्यू ऑफ मनी के साथ यह धनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि जब हमने नगद शेष की मांग बढ़ाई
तो कीमत स्तर हमारा घट गया और वहीं मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। इसको देखने के लिए हम इस स्लाइड्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, इसमें हमने क्या किया, जब कैश बैलेंस की मांग बढ़ेगी, डिमांड फॉर कैश बैलेंस बढ़ेगा, नगद शेष की मांग में वृद्धि होगी, तो क्या होगा, हम अपने पास नगद मुद्रा ज्यादा रख रहे हैं। जब नगद मुद्रा ज्यादा रखेंगे तो हम लोग खर्च कम करेंगे, एक्सपेंडिचर हम कम करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं पर हम लोग खर्च करना अब हमने कम कर दिया है। जब हम वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च कम करेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आ जाएगी तो कीमत भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कीमत कम होगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही हमने देखा। हमने क्या देखा, जब हम कैश बैलेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्राइस गिर जा रहा है और वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जा रही है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। जब हमने नगद कोष की मांग को बढ़ाया तो व्यय में कमी हो गई, वस्तुओं और सेवाओं पर जो हम व्यय करते थे वो हम कम करने लगे, जिससे क्या हो गया, मांग हमारी घट गई। मांग घटने से वस्तुओं की कीमतें या कीमत स्तर में कमी आ जाती है। जब कीमत कमी होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब हमारा नगद शेष बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है और प्राइस लेवल हमारा घट जाता है। अब हम लोग मार्शल के इक्वेशन की बात करेंगे। तो हमें ये जो कुछ इक्वेशन है इसको केवल याद कर लेना है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो मार्शल ने क्या बतलाया, मार्शल ने निम्न समीकरण दिया। उन्होंने क्या कहा, जो मुद्रा की मांग होती है वह वास्तविक आय पर निर्भर करती है। वो किस पर डिपेंड कर रही है, इस वाई पे डिपेंड कर रही है। वाई क्या है, वास्तविक आय है, ठीक है। और जो मनी सप्लाई है उसको क्या माना हुआ इन्होंने, कि दिया हुआ है, यानी जो मुद्रा की पूर्ति है वह सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है, इसलिए यह क्या होती है, स्थिर होती है। और साम्य की अवस्था में या संतुलन की अवस्था में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, k पी वाई, जहां m मुद्रा की मात्रा है, p कीमत स्तर है, y आपका रियल इनकम है और k को हम लोग कैम्ब्रिज k कहते हैं। यहीं से अगर हम लोग देखें, इसको सॉल्व करें k के रूप में, तो k को यहीं छोड़ देंगे और पी वाई को हम लोग इधर ले जाएंगे। तो पी वाई इधर मल्टीप्लाई था, इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, m बाई पी वाई, यानी मनी सप्लाई अपॉन मनी इनकम, यानी मौद्रिक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास कैश के रूप में रखते हैं। ये क्या हो गया, मौद्रिक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास कैश के रूप में रखते हैं। और यही जो k है, यही k की वैल्यू हमारे प्राइस लेवल को डिटरमाइन करती है यहाँ पे। तो जिससे पहले जो हमने पढ़ा था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें हमने देखा था कि हमने मनी सप्लाई को कमी बेसी किया था तो उसका प्रभाव कीमत स्तर पे पड़ा था, यानी मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने पर कीमत स्तर बढ़ गया था और मुद्रा की मात्रा को घटाने पे कीमत स्तर घट गया था। यहाँ पे क्या है, मार्शल के इक्वेशन में ये k है जो कि हमारे प्राइस लेवल को प्रभावित कर रहा है, m नहीं। तो देखिए हमने क्या लिखा, p बराबर क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, इसको p के रूप में सॉल्व किया जाएगा तो m बाई के वाई। तो अगर मान ले मनी हमारी क्या है, मनी जो कि कांस्टेंट है यानी स्थिर रहती है और y को भी स्थिर मान लेते हैं। तो ये जो k है, k का p के साथ उल्टा संबंध है, यानी जब k बढ़ेगा तो p हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वहीं जब k हमारा घटेगा तो p हमारा बढ़ जाएगा। और जब p हमारा घटता है इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य या वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, और p बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 1/p हमारा कम हो जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि इकोनॉमी में जो m है, मनी सप्लाई है, वह 2000 रुपए के बराबर है
और y जो है वह 1000 यूनिट्स है। k का मान हमने क्या रखा है 1/5, यानी आय का वह भाग जिसे लोग कैश के रूप में अपने पास रखते हैं, यानी आय का 1/5 हिस्सा लोग अपने पास कैश के रूप में रखते हैं। तो यहां से चूंकि हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या होता है KPY, तो हमें p का मान यहाँ पे नहीं पता है, इसमें हमें p का मान नहीं पता है, तो इस इक्वेशन से हम लोग p का मान निकाल सकते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा m/KY। अब हम लोग m की जगह पे क्या रख दिए 2000, k की जगह पे 1/5 था, 1/5 मतलब 0.2 इंटू 1000। अब अगर इसको हमने एक शून्य दे दिया तो ये आपका 2 हो गया, एक शून्य खत्म हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया और इसको हमने काटा तो क्या आ गया 10 रुपए। एक वस्तु की कीमत क्या है 10 रुपए, जब k आपका क्या है 1/5। अब हमने डिसाइड किया कि हम अपने पास नगद रूप में कम मुद्रा रखेंगे, यानी k के मान को हमने क्या कर दिया रेड्यूस कर दिया। k अब हमने क्या कर दिया गिरा दिया। k पहले क्या था हमारा 1/5 था, अब हमने क्या कर दिया k का मान 1/10 कर दिया, यानी पहले 0.2 था, अब हमने क्या कर दिया 0.1 कर दिया। यानी अब हम लोग को नगद में अपने पास कम मुद्रा रख रहे हैं। तब क्या होगा, तब p बराबर क्या हो जाएगा आपका p बराबर यहाँ पे 0.1 कर दीजिएगा आप लोग, 2000 ये 0.1, यानी हमने क्या किया है k का मान 0.2 से कम करके क्या कर दिया है 0.1 कर दिया है, यानी जो k आपका पहले 1/5 था अब हमने 1/10 कर दिया है, यानी k को रिड्यूस कर दिया है। जब आप k को रिड्यूस करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 20 रुपीज आ जाएगा। यानी जब हमने k को गिराया तो p क्या हो गया बढ़ गया, और इसके ठीक उल्टा भी होगा, अगर हम k को बढ़ाएंगे तो p हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा, और 1/p जिसको हम लोग वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये था मार्शल का इक्वेशन, और इसी प्रकार से हम बाकी इक्वेशन को केवल याद कर लेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे। तो देखिए पीगू का इक्वेशन है, पीगू ने क्या किया हुआ है, पीगू ने जो मार्शल ने क्या दिया था कि md बराबर क्या दिया था इन्होंने KPY किया था, इस y की जगह पे r कर दिया है, और ये r क्या है वास्तविक आय है। ये जो मनी सप्लाई m के बराबर होगी, और ये क्या हो गया आपका मनी सप्लाई, और ये क्या हो गया मनी डिमांड, मनी सप्लाई m मनी डिमांड KPR। m मुद्रा की मात्रा, p कीमत स्तर, और r क्या है वास्तविक आय या वास्तविक संसाधन है। k क्या है वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखते हैं। ये सिमिलर है कुछ कुछ आपके मार्शल के जैसा ही, ठीक है। अब इसी को हम लोग p के रूप में सॉल्व कर लेंगे, तो p बराबर क्या हो जाएगा m/KR। अब अगर हम लोग मान के देखें k और r का मान कांस्टेंट मान ले तो क्या होगा, जो p का मान है वो m पर डिपेंड करेगा। m बढ़ेगा तो हमारा p बढ़ेगा, और m घटेगा तो p घटेगा, जैसा कि हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में देखा हुआ था। जब हम मनी सप्लाई को बढ़ा रहे थे तो प्राइस लेवल बढ़ जा रहा था, और मनी सप्लाई को घटा रहे थे तो प्राइस लेवल घट जा रहा था। पीगू ने फिर क्या किया हुआ है, अब इसी को उल्टा कर देंगे, p को 1/p कर देंगे तो ये वैल्यू ऑफ मनी के रूप में हो जाएगा, KR ऊपर हो जाएगा और m नीचे हो जाएगा, यानी अंश हर और हर अंश में बदल जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद करना है। फिर पीगू ने क्या किया था, साख मुद्रा को भी इसमें शामिल कर लिया था और निम्न समीकरण दिया, P बराबर m/KR प्लस C प्लस H 1 - C। आप इसको याद कर लेंगे। और इसमें जो जो नोटेशन है, m हमें पता ही है मुद्रा की मात्रा, k क्या है वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं, r क्या है वास्तविक आय या वास्तविक संसाधन, C क्या है नगद मुद्रा जिसे लोग अपने पास रखते हैं। ये देखिए ये P के रूप में है, यानी प्राइस लेवल के रूप में है, और ये क्या है वैल्यू ऑफ मनी के रूप में है, KR बाई, ये उल्टा हो जाएगा आपका KR बाई M।
1 माइनस सी क्या बता रहा है, बैंक शेष का भाग, यानी कुल मुद्रा का वह भाग जो बैंक में जमा किया जा रहा है। ये सी क्या है, लोग अपने पास कैश रख रहे हैं, और 1 बाई सी क्या है, वह भाग जो लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। एच क्या है, एच बैंक वाले अपने पास नकद रूप में कितना पैसा रख रहे हैं, वो क्या बताता है, आपका एच बताता है। एच क्या है, बैंक में कुल जमा रकम का वह भाग जो बैंक नकद रूप में अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या हो गया, आपका दो पार्ट हो गए। अगर इतने को हम लोग देखेंगे तो ये नकद वाला पार्ट हो जाएगा, और इसी के आर एम को हम लोग यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बैंक मुद्रा का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के आर सी एच ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और इनका मान जो है 0 से 1 के बीच में रहता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग सी एच 1 सी इस सभी को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, के और आर भी कांस्टेंट मान लें, तो वैल्यू ऑफ मनी और मनी सप्लाई के बीच में वही उल्टा रिलेशन आपको मिलेगा। ये जब c प्लस एच 1 माइनस सी ये कांस्टेंट होगा, तो ये जो कर्व बनेगा हमारा पीगू वाले में, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, अति परवलयाकार होगा। इसका मतलब होता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। अब पीगू का इक्वेशन समझ लेने के बाद हम लोग रॉबर्टसन का इक्वेशन करते हैं। तो रॉबर्टसन के इक्वेशन में क्या है, m इक्वल टू के पी टी। रॉबर्ट का टी आप यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है, और रॉबर्ट में टी, तो टी यहाँ पे। तो मार्शल में देखिए भाई क्या हुआ था, मार्शल ने क्या दिया था, मार्शल ने दिया था m बराबर के पी वाई। पीगू ने क्या किया आपका, m बराबर के पी आर कर दिया था, और रॉबर्टसन ने क्या कर दिया है, m बराबर के पी टी कर दिया है। ये लास्ट वाला बदल जा रहा है। अब इसी को हम लोग t के रेस्पेक्ट में और 1/p के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे t क्या है, t जैसा कि फिशर के इक्वेशन में जो t था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वो लगभग वही है। ये आपका t के रूप में हो गया, और ये क्या हो गया, 1/p के रूप में। आप इसको याद कर लेंगे। कीन्स का समीकरण, जिसको हम लोग रियल बैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। इसको आप वास्तविक शेष समीकरण के नाम से भी जानते हैं, और इसे हमें याद करना होगा। तो कीन्स ने क्या बताया था, कीन्स की एक किताब और है, कीन्स की 3 किताबें हैं। एक हो गया अट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, एक हम लोग जानते ही हैं द जनरल थियरी ऑफ मनी एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, और तीसरी किताब एक और है उनकी, हाउ टू पे फॉर वार। तो 3 किताबें एग्जाम में पूछी जाती है, मुझे इन 3 के बारे में जानकारी है, और भी किताबें इन्होंने लिखी होगी। तो इन्होंने क्या इक्वेशन दिया, इनका मेन मानना यह था कि जो मुद्रा की मांग होती है वह कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए होती है। इन्होंने जो समीकरण दिया वो क्या दिया, n बराबर पी के। n क्या है यहाँ पे, मुद्रा की मात्रा या चलन में मुद्रा की मात्रा, p क्या है कीमत स्तर, और k क्या है आपका रियल बैलेंस है, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं का वह भाग जो समाज द्वारा नकद रूप में रखा जाता है। फिर इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया और बना दिया p इक्वल टू n बाई के प्लस आर के डैश। ठीक है, तो इसके नोटेशंस ये सभी हैं। आपको यहाँ पे जो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में सभी इक्वेशन एक साथ रखे हुए हैं। ये फिशर का इक्वेशन हो गया, ये प्राइस लेवल के रूप में है, और ये वैल्यू ऑफ मनी के रूप में है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको याद कर लेंगे, और यूजी लेवल पे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये समीकरण किसने दिया हुआ था। धन्यवाद, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।